जब सूरज पश्चिम में उगा। राज्याभिषेक के पूर्व युवराज का देशाटन करना चंदन देश की परंपरा थी। इसी परिपाटी के अनुसार युक्त वयस्क प्रताप वर्मा देशाटन करते हुए जब एक गांव की सीमा पर पहुंचा, तब उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। युवराज प्रताप वर्मा वहीं पर लुढ़क गया। कुछ समय उसे समझ में न आया, इसलिए वह कातर दृष्टि से इधर उधर ताकने लगा। उस समय सुहासिनी नाम की एक किसान कन्या मेहंदी का पत्ता तोड़ने के ख्याल से वहां पर पहुंची। वह प्रताप वर्मा की हालत देखकर रहम करके उसके पास पहुंची और समीप में पड़े एक और कांटा लेकर युवराज को पैर में गड़े कांटे को निकाल दिया। इसके बाद समीप के एक पेड़ के पत्ते का रस निचोड़कर और अपनी साड़ी के आंचल से कपड़ा फाड़कर घाव पर पट्टी बांध दी। प्रताप वर्मा ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस युवती से कहा, तुमने मेरी जो सहायता की वह आजीवन याद रखूंगा। बदले में तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहती हो मांग लो। सुहासिनी परिहासपूर्वक हंसकर बोली, सबसे पहले तुम अपने पैर में गड़े कांटे को स्वयं निकालने का तरीका सीख लो, तब तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। जो अपना काम खुद नहीं कर पाता वह दूसरों की क्या मदद कर सकता है। प्रताप वर्मा मुस्कुराकर बोला, आज तक मुझे ऐसे काम सीखने की कोई आवश्यकता न पड़ी। हमेशा कोई ना कोई मेरी सेवा किया करता रहा है, इसलिए कम से कम इस वक्त तो सीख लेता। लेकिन इस बार तुम पहुंच गई। तुम तो बात ऐसे करते हो माने इस देश का राजा हो। बताओ, क्या तुम मुझको इस देश की रानी बना सकते हो? सुहासिनी ने कहा। यह प्रश्न सुनकर प्रताप वर्मा ने सुहासिनी की ओर ध्यान से देखा। उसके सौंदर्य को देख युवराज बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा, यदि तुम्हारे मन में इस देश की रानी बनने की सचमुच कामना हो तो तुमने अपनी इच्छा ठीक व्यक्ति के सामने प्रकट की है। मैं इस देश का होने वाला राजा हूँ। मेरा नाम प्रताप वर्मा है। मैं देशाटन करते हुए इधर आ निकला हूँ। आज तक तुम जैसी रूपवती कन्या मेरी दृष्टि में ना पड़ी। यह तो तुम्हारा भाग्य ही कहा जा सकता है। मैं अवश्य तुमको अपनी रानी बनाऊंगा। युवराज की बातें सुनकर सुहासिनी जरा भी विचलित न हुई और दृढ़ होकर बोली, सुंदर युवतियों को देखते ही कुछ लोगों के मन में झूठ बोलने की इच्छा पैदा हो जाती है। अगर तुम सचमुच राजा हो, मैं इस बात भी जान सकती हूँ। तुम कैसे जान सकोगी? प्रताप वर्मा ने पूछा। तुम सचमुच राजा होकर मेरे साथ विवाह करना चाहोगे तो तुम्हें दो कार्य संपन्न करने होंगे। एक तो सूरज पश्चिम दिशा से उग जाए और दूसरे गंगा नदी को हमारे राज्य में प्रवाहित करना होगा। सुहासिनी की बातें सुनकर प्रताप वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। थोड़ी देर रुककर बोला, यह काम किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। तुम सिर्फ मजाक करती हो। मैं मजाक नहीं करती हूँ, पर सच बात तो यह है कि अधिकार रखने वाले के द्वारा कोई भी कार्य संभव हो सकता है। सुहासिनी ने जवाब दिया। प्रताप वर्मा थोड़ी देर सोचकर बोला, मुझे 1 महीने की अवधि दो, मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करूँगा। सुहासिनी ने युवराज की बात मान ली। प्रताप वर्मा राजधानी लौट गया और सभी मंत्रियों को बुलवाकर कहा, आप लोग ध्यान से मेरी बातें सुनिए। पहली बात तो यह है कि सूरज पश्चिम दिशा में उगे और दूसरी बात है गंगा हमारे राज्य में बहने लगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका उपाय सोचिए। यह प्रस्ताव सुनकर सारे मंत्री हक्का बक्का होकर बोले, युवराज, हमें संदेह होता है कि देशाटन के समय कहीं आपने कौहर तो नहीं खा लिया। काल की गति बदलना किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, कहीं दूर बहने वाली गंगा नदी को हमारे राज्य में लाना भी नामुमकिन है। ऐसी हालत में एक राजा के रूप में मेरे अधिकार के लिए कोई मूल्य और अर्थ न होगा और मैं इस राज्य के दायित्व को अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं भी एक साधारण नागरिक के रूप में संतोषपूर्वक अपना जीवन यापन करूँगा, प्रताप वर्मा ने कहा। ये बातें जब महाराज के कानों में पड़ी तब उन्होंने युवराज प्रताप वर्मा को अपने पास बुलवाकर कहा, तुम जो मांग करते हो वे असंभव है। मेरा अनुमान है कि तुमने राज्यभार को ग्रहण करने से बचने के लिए यह चाल चली है। इस पर प्रताप वर्मा ने राजा को सुहासिनी का सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज आश्चर्य से बोले, तुम्हारे लिए एक बेवकूफ़ गंवार लड़की की बात पर ऐसे निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं है।
वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि बड़ी समझदार है, प्रताप वर्मा ने कहा। इस बात की भी हम परीक्षा लेंगे। यूँ कहकर राजा ने अपने सेवकों को भेज करके आदरपूर्वक सुहासिनी को अंतपुर में बुला लिया। सुहासिनी को जब मालूम हुआ कि प्रताप वर्मा सचमुच युवराज है, तब वह उनसे क्षमा मांगती हुई बोली, युवराज, अज्ञानवश मैंने कुछ कह दिया, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर प्रताप वर्मा ने कहा, तुम्हारी भूल इतनी सरलता के साथ क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने जो इच्छा प्रकट की उसमें मैं पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें उनको संभव करके सत्य साबित करना होगा, वरना तुम्हें कठिन दंड भोगना पड़ेगा। युवराज के मुंह से ये बातें सुनकर सुहासिनी डरी नहीं, बल्कि गंभीर होकर बोली, मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा वह संभव है, पर इन्हें संभव बनाने के लिए मुझे अधिकार चाहिए। मैं तो इस वक्त युवराजा हूँ, इस देश का राजा नहीं हूँ। इसलिए तुम जिस अधिकार की कामना करती हो वह मेरे पिताजी ही दे सकते हैं, प्रताप वर्मा ने कहा। महाराज ने इस संबंध में देर तक विचार किया। उन्हें लगा कि सुहासिनी बड़ी समझदार है। उसको अधिकार देने का मतलब उसे रानी बनाना होगा। रानी बनाने के बाद उसको दंड देना संभव नहीं है। यूँ थोड़ी देर सोचने के बाद राजा के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने सुहासिनी को संबोधित कर कर कहा, अच्छी बात है, सुनो, आज से तुम ही इस देश की रानी हो, पर प्रताप वर्मा प्रधान सेनापति का पद संभालेगा। तुम राजद्रोह का प्रयत्न करोगी तो रानी के पद से हटा दी जाओगी। तुम अपनी बातों को जब सत्य प्रमाणित करोगी तो प्रताप वर्मा के साथ तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें केवल 1 महीने की अवधि दी जाएगी। सुहासिनी ने राजा की शर्तें मान ली। इसके बाद सुहासिनी को उस देश की रानी बना दिया गया। शासन कार्यों में दखल दिए बिना महाराज अंतपुर में ही रहने लगे। प्रताप वर्मा ने सेना का भार संभाला। रानी का पद ग्रहण करते ही सुहासिनी ने शासन संबंधी व्यय को घटा दिया। इससे जो बचत हुई उस हद तक जनता को वसूला जाने वाला कर कम कर दिया। इस प्रकार के कुछ अन्य प्रजोपयोगी कार्यों द्वारा सुहासिनी 1 सप्ताह के अंदर जनता के आदर की पात्र बन गई। रानी बनने के 20 दिन बाद सुहासिनी महाराजा तथा प्रताप वर्मा से मिलकर बोली, आज आप दोनों मेरे साथ नगर भ्रमण के लिए चलिए। मैंने इस बीच जो कुछ साध लिया है उसे आप लोग स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसके बाद वे तीनों वेश बदलकर नगर भ्रमण पर चल पड़े। वह सूर्योदय का समय था। सुहासिनी ने रास्ता चलने वाले एक नागरिक को अपने निकट बुलाकर पूछा, यह कौन सी दिशा है? पश्चिम है, झट से उस नागरिक ने उत्तर दिया। महाराज और प्रताप वर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा और युवराजा ने कुछ और नागरिकों से यह सवाल किया। सबने यही उत्तर दिया कि सूरज के उगने वाली दिशा पश्चिम है। इसके बाद वे तीनों नगर के मध्य भाग में बहने वाली तारा नदी के पास पहुँचे। सुहासिनी ने वहाँ पर खड़े हुए नागरिक से पूछा, सुनो भाई, इस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है, उस व्यक्ति ने झट जवाब दिया। इसके बाद कई व्यक्तियों ने भी यही जवाब दिया। इस पर सुहासिनी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैंने यह साबित कर दिया है कि मैंने जो कामनाएं की थी वे संभव है। यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात हुई है। सूर्य तो पहले ही जैसे पूरब में ही उग रहा है, पर सभी नागरिक उस दिशा को पश्चिम बता रहे हैं। इसी प्रकार नगर में बहने वाली तारा नदी को गंगा बता रहे हैं। इसे तुमने कैसे साध लिया? इसका रहस्य बता दो, महाराजा ने सुहासिनी से पूछा। महाराज, इधर कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किस प्रकार की शासन पद्धति द्वारा जनता सुखी और संपन्न बन सकती है। मेरा जन्म अंतपुर में नहीं हुआ, गांव में हुआ है। इसलिए मैं जनता की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी का पद ग्रहण करते ही उस मौके का उपयोग करके जनता को हित पहुँचाने वाले मैंने कुछ सुधार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे प्रति जनता के मन में जो आदर भाव पैदा हुआ वह 2 हफ्ता के अंदर आराधना के रूप में बदल गया। इसका लाभ उठाकर मैंने अधिकारियों के द्वारा यह प्रचार करवाया कि तुम लोगों की रानी का स्वास्थ्य गिर गया है। यदि उन्हें शीघ्र स्वस्थ हो जाना है तो तुम लोगों को पूरब को पश्चिम तथा नगर में बहने वाली तारा नदी को गंगा नदी कहकर पुकारना होगा, सुहासिनी ने कहा। इस पर प्रताप वर्मा ने तालियां बजाकर कहा, आह, मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह कार्य इतना सरल है।
पर महाराजा ने गंभीर होकर सुहासिनी से कहा, मैं तुमको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसका कारण तुम्हारी बुद्धिमत्ता या मेरे वचन का पालन करना भी नहीं है, बल्कि यह है कि चंद दिनों में ही तुम जनता के लिए आदर का पात्र बन गई हो। मेरे देश की प्रजा के लिए तुम जैसी महारानी की नितांत आवश्यकता है। मैं तुमको इस देश की रानी बनाकर मैं अपने देश की प्रजा का आदर पाना चाहता हूँ। इसके चंद दिनों बाद प्रताप वर्मा तथा सुहासिनी का विवाह वैभवपूर्वक संपन्न हुआ। प्रताप वर्मा राजा बन गए, फिर भी वास्तव में सेनापति का पद संभालते हुए उसने शासन संबंधी जिम्मेदारी सुहासिनी को सौंप दी और एक उत्तम राजा के रूप में यश प्राप्त किया।